हमने पहले ही देखा है कि डीएनए कैसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रोटीन बनाने के निर्देश प्रदान करता है, लेकिन यह प्रक्रिया आणविक स्तर पर कैसे काम करती है? इसका उत्तर है जेनेटिक कोड, एक नियमों का सेट जो यह निर्धारित करता है कि एमआरएनए में मौजूद जानकारी को सही अमीनो एसिड्स की क्रमबद्धता में कैसे बदला जाए, जो फिर मिलकर फंक्शनल प्रोटीन बनाती है। जेनेटिक कोड कोडोन से बना होता है। एमआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक समूह जो हर एक विशेष अमीनो एसिड को दर्शाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी भाषा में शब्दों को अक्षरों से बनाया जाता है। जैसे 3 अक्षरों से एक शब्द बनता है, वैसे ही 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोडोन मिलकर एक विशेष अमीनो एसिड को निर्धारित करते हैं। कुल 64 संभव कोडोन्स होते हैं, लेकिन केवल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब है कि कुछ अमीनो एसिड्स एक से ज्यादा कोडोन्स द्वारा कोडित होते हैं, जिससे जेनेटिक कोड में रिडंडेंसी होती है, लेकिन यह फिर भी विश्वसनीय होता है। उदाहरण के लिए एमआरएनए कोडोन AUG एक स्टार्ट सिग्नल है और यह अमीनो एसिड मेथियोनिन को कोड करता है, जो लगभग हर प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड होता है। अन्य कोडोन्स जैसे UA, UAG और UGA स्टॉप सिग्नल्स होते हैं, जो राइबोसोम को यह संकेत देते हैं कि प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। एमआरएनए में कोडोन्स की क्रमबद्धता अमीनो एसिड्स की क्रमबद्धता निर्धारित करती है। राइबोसोम एक एक कोडोन पढ़ता है और टीआरएनए मॉलिक्यूल्स सही अमीनो एसिड्स लेकर आते हैं ताकि प्रोटीन का निर्माण हो सके। यह रेसिपी ऑफ कोडोन्स यह सुनिश्चित करती है कि प्रोटीन सही तरीके से बने और अमीनो एसिड्स सही क्रम में जोड़े जाएं। जेनेटिक कोड का एक अद्भुत पहलू यह है कि यह लगभग सभी जीवों में यूनिवर्सल है। चाहे वह इंसान हो, पौधा हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, एमआरएनए में एक ही सेट के कोडोन्स एक ही अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। इसका मतलब है कि जीवन के हर रूप में प्रोटीन सिंथेसिस के बुनियादी सिद्धांत समान होते हैं। उदाहरण के लिए कोडोन AUG मेथियोनिन को कोड करता है, चाहे वह इंसान हो या बैक्टीरिया, और स्टॉप कोडोन UA ट्रांसलेशन की समाप्ति का संकेत देता है, चाहे वह भेल हो या तरबूज। यह यूनिवर्सलिटी यह दिखाती है कि पृथ्वी पर जीवन का एक सामान्य मूल था। सभी जीवित प्राणी इस बुनियादी कोड को साझा करते हैं, जो यह सिद्ध करता है कि पृथ्वी पर जीवन अरबों साल पहले एक सामान्य उत्पत्ति से विकसित हुआ था। जेनेटिक कोड का इतना अधिक कंजर्वेशन जीवन के विभिन्न रूपों के बीच वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। वैज्ञानिक एक जीव से जीन लेकर उसे दूसरे जीव में डाल सकते हैं और प्राप्तकर्ता जीव तब भी प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि वही कोडोन्स वही अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। इसने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बढ़ाए हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीन थेरेपी और सिंथेटिक प्रोटीन्स का उत्पादन। संक्षेप में, जेनेटिक कोड वह यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे सेल्स डीएनए में संग्रहित जानकारी को फंक्शनल प्रोटीन में बदलने के लिए उपयोग करती है। कोडोन्स की क्रमबद्धता एमआरएनए में यह निर्धारित करती है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की किस क्रम में जोड़ी जाएं, और यह कोड लगभग सभी जीवों में समान होता है। जेनेटिक कोड की यह यूनिवर्सलिटी जीवन के सभी रूपों के बीच गहरे संबंध को उजागर करती है और वैज्ञानिकों को जीन और प्रोटीन को नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, जो चिकित्सा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में लाभकारी साबित हो रहे हैं। जैसे ही हम यह अन्वेषण करते रहते हैं कि प्रोटीन कैसे बनते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहती है, हम सभी जीवन के बीच समान जैविकता को समझते हैं, और यह हमें याद दिलाता है कि आणविक स्तर पर हम सभी एक दूसरे से अधिक समान हैं, बजाय इसके कि हम अलग हैं। हमने पहले देखा कि जेनेटिक कोड और कोडन्स किस प्रकार से एमआरएनए में इंफॉर्मेशन का सही ट्रांसलेशन सुनिश्चित करते हैं ताकि प्रोटीन्स सही अमीनो एसिड्स के साथ बनाए जा सकें। लेकिन क्या होगा अगर यह ट्रांसलेशन कहीं गलत हो जाए? यदि जेनेटिक कोड में कोई गलती हो जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा? यह प्रक्रिया म्यूटेशंस कहलाती है। म्यूटेशंस वह स्थायी बदलाव होते हैं जो डीएनए में आते हैं। ये बदलाव जीन की सीक्वेंस को बदल सकते हैं, जिससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन पर असर पड़ता है। म्यूटेशंस कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, रेडिएशन, केमिकल्स, या इंटरनल फैक्टर्स, एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। म्यूटेशंस 3 प्रमुख प्रकार की होती है। 1. पॉइंट म्यूटेशंस। इसमें डीएनए के एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में बदलाव आता है। यह परिवर्तन कोडोन को बदल सकता है।
जिसके परिणाम स्वरूप अमीनो एसिड का चयन बदल सकता है। पॉइंट म्यूटेशन के कई प्रकार होते हैं। साइलेंट म्यूटेशन, इस बदलाव में कोडन बदलने के बावजूद अमीनो एसिड वही रहता है, इसलिए प्रोटीन पर कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कुछ म्यूटेशंस डीएनए में बदलाव करती हैं, लेकिन प्रोटीन में कोई बड़ा फर्क नहीं आता, जैसे कि कोई सामान्य फ्लू वायरस म्यूटेशन जो बीमारी के सेवेरिटी को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। मिसेंस म्यूटेशन, इस बदलाव में कोडन बदलता है और एक अलग एमिनो एसिड को कोड करता है, जिससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन में बदलाव हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में सिकल सेल अनीमिया, सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स को लिया जा सकता है, जो एक मिसेंस म्यूटेशन के कारण होता है, जिससे हीमोग्लोबिन प्रोटीन में बदलाव आता है और शरीर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में कमी हो जाती है। नॉनसेंस म्यूटेशन, इस बदलाव में कोडन ऐसा बदलता है कि वह स्टॉप कोडन बन जाता है, जिससे प्रोटीन का निर्माण अधूरा रह जाता है। एक वास्तविक उदाहरण के रूप में डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी नामक बीमारी में एक नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, जिससे मसल सेल्स में डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन का निर्माण सही तरीके से नहीं होता और यह मांसपेशियों की कमजोरी और ढहने का कारण बनता है। 2. इंसर्शंस, इसमें डीएनए में एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दिए जाते हैं। इससे कोडन का रीडिंग फ्रेम बदल सकता है और प्रोटीन की पूरी संरचना में गड़बड़ी हो सकती है। इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है, क्योंकि यह सभी सब्सिक्वेंट कोडन्स को बदल देता है। जैसे कि हंटिंगटन्स डिजीज में एक इंसर्शन म्यूटेशन के कारण प्रोटीन के लंबे हिस्से का निर्माण होता है, जो मस्तिष्क के न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाता है। 3. डिलीशंस, इसमें डीएनए से एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स हटा दिए जाते हैं, जिससे भी रीडिंग फ्रेम में बदलाव आता है और प्रोटीन की संरचना और कार्य में गड़बड़ी हो सकती है। एक सामान्य उदाहरण में सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है, जिसमें CFTR जीन से एक न्यूक्लियोटाइड की डिलीशन के कारण प्रोटीन सही तरीके से काम नहीं कर पाता और इसके कारण पाचन और श्वसन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशंस ऑन प्रोटीन फंक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ, म्यूटेशंस का प्रभाव प्रोटीन फंक्शन पर बहुत बड़ा हो सकता है। अगर म्यूटेशन ने प्रोटीन की स्ट्रक्चर को ही बदल दिया तो वह सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। चलिए हम कुछ प्रमुख उदाहरणों पर नजर डालते हैं। सिकल सेल अनीमिया, यह एक प्रकार की रक्त रोग है जिसमें एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन के कारण हीमोग्लोबिन प्रोटीन में बदलाव आता है। इस बदलाव के कारण हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक एब्नॉर्मल शेप, सिकल शेप ले लेते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ले जाने में कठिनाई होती है। इस म्यूटेशन के कारण व्यक्ति को थकावट, दर्द और अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई अफ्रीकी मूल के लोग सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित होते हैं और यह उनकी प्राकृतिक उत्पत्ति में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में काम करता है, जो उन्हें मलेरिया जैसे रोगों से बचाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन में म्यूटेशन होता है। यह प्रोटीन शरीर में सॉल्ट बैलेंस को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस म्यूटेशन के कारण प्रोटीन सही तरीके से काम नहीं करता और म्यूकस बहुत गाढ़ा और चिपचिपा बन जाता है, जो फेफड़ों और अन्य अंगों में रुकावट उत्पन्न करता है। इससे सांस की समस्या, पाचन विकार और बार बार संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक उदाहरण है जहां एक म्यूटेशन ने सामान्य जीवन की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर डाला है और दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हंटिंगटन्स डिजीज, यह एक जीन संबंधी बीमारी है जिसमें HTT जीन में एक इंसर्शन म्यूटेशन होता है, जिससे एक बड़ा और डिसफंक्शनल प्रोटीन बनता है। इसका असर व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे मानसिक और शारीरिक कार्यों में गिरावट आती है। इस म्यूटेशन के कारण व्यक्ति के जीवन में मानसिक भ्रम, हड्डियों की कमजोरी और आंदोलन में समस्या होती है। हंटिंगटन्स डिजीज एक गंभीर और डिजेनरेटिव कंडीशन है जो एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इन दोनों उदाहरणों से यह साफ होता है कि म्यूटेशंस सिर्फ डीएनए की सीक्वेंस में बदलाव नहीं लाती, बल्कि पूरे शरीर की कार्यप्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि सभी म्यूटेशंस हानिकारक नहीं होती,
कुछ म्यूटेशंस शरीर को नई परिस्थितियों से लड़ने में मदद कर सकती है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का विकास, जहां बैक्टीरिया में म्यूटेशंस के कारण वे दवाओं के प्रभाव से बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जो म्यूटेशन के कारण एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधी बन गया है, जिससे यह अधिक खतरनाक और इलाज करने में कठिन हो गया है। निष्कर्ष, म्यूटेशंस डीएनए में होने वाले बदलाव होते हैं जो प्रोटीन्स की संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशंस, इंसर्शंस और डिलीशंस जैसे म्यूटेशन टाइप्स का प्रभाव प्रोटीन फंक्शन पर पड़ता है, जिससे कई बीमारियां जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंगटन्स डिजीज उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि म्यूटेशंस हमेशा नुकसानदेह नहीं होती, कभी-कभी वे ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद भी हो सकती हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसलिए जब हम जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि छोटे से छोटे बदलाव भी जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि डीएनए में होने वाले म्यूटेशंस के परिणाम किस प्रकार हमारे शरीर के कार्यों और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हमारे अगले वीडियो में हम डीएनए और आनुवंशिकता की अवधारणा को समझाएंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।